जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून संदीप। अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ कि बाजार भी जो है नए ट्रिगर्स की तलाश कर रहा है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर्स, अर्निंग सीजन भी लास्ट स्टेज में है। फेड मीट हो गई, बजट हो गया, आरबीआई पॉलिसी हो गई। अभी कौन से ऐसी चीज़ों पे नज़र रखेगा बाजार डायरेक्शन के लिए आपके हिसाब से? कि ये जो सारा अडानी का इशू है, इसकी कोई रेजोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं और उसके अलावा डोमेस्टिकली कोई ट्रिगर पर से नहीं है। आप सब ट्रिगर जो होंगे, अगर कोई इंडिकेशन आएंगी वो ग्लोबल इंडिकेशन ही होंगी। और ग्लोबल इंडिकेशन, ग्लोबल संकेत एक्चुअली स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छे ही चल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो मार्केट्स काफी अच्छे कर रहे हैं। ब्रॉडली ज्यादातर मार्केट्स इस साल के अंदर अंदर ही 8 से 10% चढ़े हुए हैं। इंडियन मार्केट बहुत कम मार्केट्स में से ऐसा है जो नहीं चढ़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग रहेंगे तो अल्टीमेटली इंडिया में भी धीरे धीरे परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ये जो बात आ रही थी कि काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो टाइम करने लगे थे बाजार को। महंगा लगता है, बाजार टॉप पे बेचते थे। और अभी हमने देखा लास्ट कुछ महीनों के डेटा में नज़र आया कि लमसम फ्लोज जो है वो वॉलेटाइल हुए, लेकिन एसआईपी फ्लोज एकदम स्टिकी रहे। आज का नंबर अनदर रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 14,000 को टच कर रहा है। आपने कैसे रीड किया इसको? ये क्या एक अच्छा कुशनिंग फैक्टर है बाजार के लिए? कल्चर बन चुका है, तो वो एक तरह का वो एक चीज है जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है। उसको हिलाने के लिए इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूअस नेगेटिव रिटर्न्स मिलने पड़ेंगे 2-3 साल तक, तब जाके शायद वो कल्चर में थोड़ी सी ढील आ सकती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अगर हम ज्यादातर प्रोफेशनल्स देखें, ज्यादातर लोग जब काम करना शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, काफी वो उनका पहले ही वो लोग एक सिप या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सबको ये समझ आ गया है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में अगर एलोकेशन नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या उनके पास लमसम नहीं हो सकता कि वो जाके कोई पीएमएस में लगा दें या एडवाइस लेके काम करें, तो वो म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है ये चेंज नहीं होगा और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो वो मार्केट के लिए जैसे आपने सही कहा कि एक तरह से क्वेश्चन है कि मार्केट को बहुत गिरने से बचाता है, लेकिन वो ऑब्वियसली फिर उन लोगों को रिटर्न्स आने भी जरूरी हैं, और उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मार्केट भी अल्टीमेटली परफॉर्म करे और फंड्स भी आउट परफॉर्म करें। संदीप, कल जब एमपीसी का फैसला आया उसके बाद हमने देखा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का, और उसके बाद बैंक्स जो थे वो पहले तो इनफैक्ट ट्रेड कर रहे थे तेजी में, उसके बाद से एक कंसोलिडेशन में चले गए, क्योंकि ग्लोबली फेड के जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, उनके इन्फ्लेशन रेट सिनेरियो है, वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो। कल जब गवर्नर ने ये कहा कि अभी भी रूम लगता है, इंडिकेशन ही दिए उन्होंने, तो उसके बाद बैंक्स थोड़े से प्रेशर में आए और तब से लेकर अब तक कंसोलिडेशन में। आपने कैसे एनालाइज किया? क्या आपको लगता है कि आगे इन्फ्लेशन को लेकर हमें भी यहाँ पर आरबीआई को एक कड़ा रुख रखना पड़ेगा अभी कुछ समय? देखिए, इंडिया में इन्फ्लेशन का इशू इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया के इन्फ्लेशन फिगर्स ग्लोबल इन्फ्लेशन फिगर्स से कहीं बेहतर है। तो वो एक रेंज में है, अभी भी 2 से 6% का रेंज है, एमपीसी का मैंडेट है, और हम लोग 6% के अंदर आ गए हैं पिछले 1-2 महीने से। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। बाकी कंट्रीज में अगर आप देखिए, इन्फ्लेशन टारगेट 2% है, इन्फ्लेशन अभी भी 6-7% पे है, या कुछ कंट्रीज जैसे यूके में उससे भी ऊपर चल रहा है। तो उनको अलग तरीके से एक्ट करना है। हमारे यहाँ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग समझते नहीं है कि काफी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एम्प्लॉयमेंट को टारगेट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इंडिया में एज इट इज मॉनेटरी पॉलिसी का एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा असर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का असर इंडिया में कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन बचाने और एसेट बबल्स बचाने के लिए थोड़ा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कल का डिसीजन मेरे हिसाब से गलत था। आरबीआई को होल्ड करना चाहिए था, और आगे जाके, और एज इट इज 4-2 का डिसीजन हुआ है, तो ऑलरेडी डिसेंशन है मॉनेटरी पॉलिसी में कमेटी में। तो मुझे लगता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मुश्किल रहेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम हो सकता है पीक रेट पे पहुंच गए हैं।
ठीक है संदीप, गुड आफ्टरनून। न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयर्स पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखें निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में एट दिस पॉइंट भी 3 शेयर्स जो सबसे आगे हैं वो है पेटीएम, नायका, जोमेटो, और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से आगे बढ़कर अब इन स्टॉक्स में एक कह सकते हैं कि कमबैक होता हुआ दिख रहा है। आपकी राय, क्या आपका कन्विक्शन न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर बनता है? टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मेरा व्यू क्लियर है कि अगर कोई स्टॉक लेने लायक है वो हैं जिनके पास कुछ मोट है और जिनके बिजनेस मॉडल ऐसा है जो सस्टेनेबल है, तो उसमें जोमेटो और नायका ऐसे कंपनीज है जिनको मैं खरीद सकता हूँ, जिसको मैंने अभी खरीदा नहीं है। मतलब कुछ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद के बेच दिया, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक नहीं खरीदा है। ये 197 कम्युनिकेशन या पॉलिसी बाजार, इन सब के बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, और मुझे लगता है कि इनमें अगर रैली आती है अच्छी खासी तो इन्वेस्टर्स के लिए मौका है, जो फंसे हुए हैं उनको एक्चुअली निकलना चाहिए। संदीप, आपकी नज़र ट्रेंड के नंबर्स पे पड़ी है आज, उसके साथ साथ में ABFRL, मान्यवर और दूसरे अपैरल रिटेलर्स भी चलने लगे, लेकिन ये पॉकेट आपको कैसी नजर आती है? देखिए, ज्यादातर जो कमेंट्री मैंने सुनी है इस बार के मैनेजमेंट से, उससे लगता है कि कंज्यूमर डिमांड अभी भी सप्रेस्ड है, इन्फ्लेशन का असर कंज्यूमर डिमांड पे हुआ है, और इन कंपनीज को काफी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ रही है और पुश करने पड़े हैं अपने प्रोडक्ट्स सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ट्रेंड का मूवमेंट थोड़ा स्ट्रेंज है, मतलब ट्रेंड का परफॉर्मेंस हालांकि बाकी कंपनी से बेहतर आया है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन में अभी भी काफी ज्यादा है, तो वो ये थोड़ा इलिक्विड स्टॉक भी है, तो जैसे ही थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है तो स्टॉक बहुत तेजी से मूव करता है। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो रिटेलर्स में काफी बिकवाली हो चुकी है, जैसे आदित्य बिरला रिटेल निकल से 350 हो गया था 2-3 महीने पहले, अभी वो 250 पे है, तो ऑलरेडी 30-35% का करेक्शन हुआ है, तो कुछ अमाउंट ऑफ स्लो डाउन जो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से डाउनसाइड मुझे लगता है कम है इन स्टॉक्स में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये सडनली बहुत ज्यादा चल जाएंगे, तो जिनको निवेश करना है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये जो बेयरिंग्स स्पेस है पूरी, शेफलर, NRB और SKF के अच्छे रिजल्ट्स, पिछले क्वार्टर शेफलर ने बड़ी सॉलिड कमेंट्री दी थी। आपका इंटरेस्ट है क्या इस तरफ? क्योंकि बहुत सेलेक्ट कंपनियां हैं जो साइजेबल टाइप की हैं, बाकी बहुत ही छोटी छोटी है स्पेस में। यहाँ 3-4 कंपनीज हैं, मैं इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता, लेकिन ये कंपनीज इन जनरल मैंने जो नतीजे में जरूर मॉनिटर करता हूँ, तो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है वैल्यूएशंस पे। राइट संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये सारे व्यूज हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।